Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, in these episodes, we introduce to you emerging companies from emerging sectors, and we talk to the promoters of such companies and the top managements. And in this process, we are able to understand the company's operations in a much better way. What is the company's business model? What are their future growth plans? And friends, in this process, we get a lot of valuable information from the promoters and the top management. And friends, today we have got a very interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Troms Industries Limited, and we have the privilege and pleasure of having the promoter and the management team. We have Mr. Jignesh Patel, who's the chairman and managing director of the company. Jignesh bhai, welcome to the show. We also have Pankaj Pawar, who's the executive director of the company. तो जिग्नेश थैंक भाई और पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। मुझे थैंक यकीन है सर, ये छोटे इंटरव्यू में हमको बहुत कुछ जानकारी आपके कंपनी के बारे में मिलेगी जो हमारे सारे इन्वेस्टर्स को बहुत काम में आएगी। तो इसी के साथ इंटरव्यू शुरू करते हैं। यस तो सर। ओके सर। जिग्नेश भाई, पहला सवाल जो आपको है, आपने इस कंपनी को शुरू किया है, आप कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोटर हो। तो मुझे बताइए सर, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हम एक्चुअली धंधा क्या करते हैं? सोलर पैनल का ईपीसी का धंधा मैं समझता हूँ, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाइए कि आप कौन कौन से सेगमेंट को केटर करते हो और ये धंधा हमने कब से शुरू किया है। और थोड़ी बहुत सर अपनी बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए, धंधा आपने कैसे शुरू किया, आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये बिजनेस करना है? इसके पहले भी आप कुछ करते थे या आपके पिताजी के टाइम का ये बिजनेस है, क्या ये फर्स्ट जनरेशन एफर्ट है? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मैं 2007 में सोलर की ही एक कंपनी में काम करता था एज अ सीनियर पोजीशन पे। और 3 साल मैंने वहाँ पे काम किया। फिर हम पंकज जी भी वहाँ पे थे, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि ये इसमें फ्यूचर अच्छा बन सकता है और आगे वाला फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का ही रहेगा। तो हमने 2011 में कंपनी की शुरुआत की। वो पहले ट्रॉम सोलर करके पार्टनरशिप कंपनी थी। हाँ। उसको 2019 में हमने कन्वर्ट करके उसको लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया। जैसे जैसे सेगमेंट सर चेंज होता गया, पहले हम सोलर स्ट्रीट लाइटिंग, होम लाइटिंग वगैरह जो उस टाइम पे चलती थी प्रोडक्ट वो करते थे। 2015 से फिर ये सोलर रूफटॉप सिस्टम्स और वो सब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, तो उस सेगमेंट में अभी ज्यादा काम कर रहे हैं। तो अभी हमारे वर्टिकल 3 बेसिकली मेन सेगमेंट है। एक गवर्नमेंट, एक रेसिडेंशियल और तीसरा है कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल। तो ये तीनों सेगमेंट में हम काम करते हैं। और उसके अलावा भी कुछ कॉर्पोरेट्स में हम कुछ मॉड्यूल्स और इन्वर्टर वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, तो बेसिकली आप 3 सेगमेंट में काम करते हो। तो मुझे बताइए सर कि इसमें से सबसे बड़ा जो सेगमेंट है हमारी कंपनी के लिए एज़ ऑफ नाउ, वो कौन-सा है? यानी इज़ इट रेजिडेंशियल एंड गवर्नमेंट और उसके बाद कॉर्पोरेट्स या बेसिकली इंडस्ट्रियल सेगमेंट? तो ये तीनों सेगमेंट का मोटा-मोटी ज़रा एक परसेंटेज बताइए एज़ ऑफ 24 FY 24 जो अभी खत्म हो चुका है, उसमें से क्या एक्सपोज़र होगा हमारा गवर्नमेंट, फिर रेजिडेंशियल और तीसरे सेगमेंट लेके? सर, इंडस्ट्रियल और जो कॉमर्शियल सेगमेंट है उसमें करीबन मोटा मोटी हम ज्यादा काम कर रहे हैं अभी। और जो गवर्नमेंट और रेसिडेंशियल सेगमेंट है उसमें थोड़ा परसेंटेज वाइज कम थोड़ा कामकाज है। बिल्कुल। पर तो हमें हमारा फोकस अभी इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल में थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, ओके। तो रेसिडेंशियल में आप बता रहे हो कि उससे ज़्यादा आपका गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल में आप ज़्यादा फ़ोकस रखने की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको बिज़नेस ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी, ठीक है। हम्म। तो अभी एक बात बताइए सर कि अभी अगर मैं पूछूँ तो सर एक्चुअली जब हम सोलर ईपीसी कंपनी कैटेगराइज़ करते हैं, तो एक्चुअली नॉर्मली कितना टाइम लगता है? मान के चलिए कोई कस्टमर आ गया, आप उसने बोला मेरे को सोलर पैनल लगाना है। तो राइट फ्रॉम द हम्म। टाइम द ऑर्डर कम्स टिल द टाइम आप उसका इन्वेंटरी पैनल का ऑर्डर करो, एग्जीक्यूशन करो, फिर प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट करके उसको दे दो। तो मोटा-मोटी सर ये कितना बड़ा साइकिल होता है? सर अगर मतलब 1 मेगावाट तक का प्रोजेक्ट है तो वो करीबन 60 डेज का टाइम लाइन है। जैसे ही वो ऑर्डर देता है उसके बाद 45 to 60 डेज में हम प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करते हैं। और बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम 90 डेज तक का टाइम लेते हैं। जैसे 4 मेगावाट 5 मेगावाट का काम है तो उसमें 90 डेज का अप्रोक्सीमेट टाइम लगता है सर पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में। ओके। और मोटा-मोटी ये जो पेमेंट साइकिल है, ये मेरे को बताइए कि नॉर्मली पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ही आपको पैसा मिलता है या अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो माइलस्टोन बेस्ड पैसा आपको मिलता है कि कितना काम हो गया उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है?
सर सेगमेंट वाइज पेमेंट टर्म्स भी थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। गवर्नमेंट में जो है वो गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ही पूरा पैसा मिलता है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में पेमेंट टर्म्स पीओ के साथ कुछ एडवांस लेते हैं, मटेरियल के साथ कुछ एडवांस हम लेते हैं, उसके बाद में एग्जीक्यूशन के बाद पार्ट पेमेंट होता है हर एक तीनों सेगमेंट में। और जो रेसिडेंशियल सेगमेंट है, रेसिडेंशियल में अभी तो फुल पेमेंट लेते हैं, पर कभी कभी क्या है कि सब्सिडीज वाले प्रोजेक्ट रहते हैं, तो सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट में जब सब्सिडी आती है कस्टमर के अकाउंट्स में तब हम सब्सिडी वाला पेमेंट लेते हैं, अदरवाइज बाकी का पेमेंट जब इंस्टॉलेशन होता है तभी ले लेते हैं। ओके, समझ गया। अच्छा, अभी एक बात बताइए, मैं आपके प्रोस्पेक्टस में देख रहा था कि हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोजर गुजरात में है। तो आगे चल के क्या कंपनी का प्लान है कि भाई हम गुजरात से बाहर निकल के भी थोड़ा सा दूसरे स्टेट्स में भी एंटर करेंगे? क्योंकि सर देखो, गुजरात में तो सोलर का बहुत बड़ा ग्रोथ ऑलरेडी दिख रहा है, बट आगे चल के काफी दूसरे ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे सोलर का पोटेंशियल है। तो कंपनी का क्या कुछ प्लानिंग है अगले 2-3 साल में हम लोग दूसरे स्टेट्स में भी एंटर करेंगे? डेफिनेटली सर, हम दूसरे स्टेट में एंटर करेंगे, और दूसरे स्टेट में हम पहले सबसे पहले चाहते हैं कि नियरेस्ट स्टेट जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी में हम, और यूपी तक हम पहले एक्सपांड करें, और फिर बाकी के स्टेट में धीरे धीरे हम कवर करते जाएंगे। जैसे जैसे टीम हम बढ़ाते जाएंगे ऐसे ऐसे हम वहाँ पे वर्कआउट करते जाएंगे सर। तो अगले 2-3 साल में डेफिनेटली हम आगे रीच करने का ट्राई कर रहे हैं सर। बिल्कुल। सर अभी थोड़ा-सा मार्केट के बारे में बताइए कि सभी लोग जानते हैं कि अभी सोलर का जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है। मोदी जी ने भी बहुत इंसेंटिव दिए हैं और आगे वाले बजट में होपफुली यहाँ पे भी कुछ बड़े अच्छे पॉजिटिव अनाउंसमेंट सोलर सेक्टर के लिए आएँगे। तो मुझे बताइए सर, हमारी कंपनी अभी करीबन 50-52 करोड़ पे है। अगले 2-3 साल में विदाउट गिविंग नंबर, आपको क्या आउटलुक शेयर करना होगा? तो हमारे लिए ग्रोथ पोटेंशियल कितना है और मार्केट कितना बड़ा है? तो हम कितना बड़ा हो सकते हैं? हमारे लिए क्या ग्रोथ स्ट्रेटेजी रहेगी? ये क्या सोचा है आपने? सर डेफिनेटली हम कुछ बड़ा करेंगे अगले सालों में, क्योंकि हम हमारा जो अभी ऑर्डर पोटेंशियल और ये सब जो है वो काफी बढ़ चुका है, और वैसे भी अवेयरनेस जो मार्केट में चाहिए थी वो अवेयरनेस आ गई है, और हम हमारी जो सर्विस हम जो कस्टमर को देते हैं, तो वो सर्विस के बिहाफ पे हमें रिपीटेड ऑर्डर काफी सारे कंपनियों के मिलते जा रहे हैं। तो हम बहुत अच्छा नंबर करने वाले हैं सर अगले सालों में, और होपफुली हम जो लास्ट ईयर किया था उससे भी अच्छा हम नंबर्स हम आपको दे देंगे सर। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आई थिंक बढ़िया। सर मेरे को एक बात बताइए कि नॉर्मली जब हम कोई गवर्नमेंट का प्रपोज़ल लेते हैं तो वो टेंडरिंग प्रोसेस होता है। तो टेंडरिंग यस प्रोसेस प्राइसिंग ही इम्पोर्टेंट होता है या वो वेंडर का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं या दूसरे कोई पैरामीटर्स देखते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है कि सबसे सस्ता और सबसे लो कॉस्ट जो बिडर होता है उसको ऑर्डर मिले। बट आपको क्या लगता है कि इट इज़ ओनली द प्राइस और वेदर उसमें कोई दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे आपका एग्जीक्यूशन है, आपने पहले कितने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं, तो क्या-क्या बातें गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में देखी जाती है? सर, डेफिनेटली कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पे प्राइसिंग देखी जाती है, कुछ डिपार्टमेंट है वहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैच करने के बाद ही वहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है कोई भी बिडर की। और फिर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में तो L1 पे ही काम होता है, पर पहले टेक्निकल क्राइटेरिया सेट करके और जो क्वालिफाइड बिडर्स है उनको ही फिर वो काम देते हैं सर। ओके, मैं समझ गया। सर और एक बात बताइए कि अभी हमने हमारा एक पोज़ीशन इंडस्ट्री में बनाई है सोलर पैनल रूफटॉप्स में। मुझे बताइए सर कि हमारे जो कंपनी का जो ऑपरेशंस है वो दूसरे सोलर कंपनी से कैसे अलग है? क्योंकि देखिए बहुत सारी कंपनियाँ हैं, ऑलरेडी काफ़ी लिस्टेड है, काफ़ी अनलिस्टेड है, प्राइवेट है। लेकिन जब हम यस सर। कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, वेदर वो रेजिडेंशियल हो, कॉर्पोरेट हो या गवर्नमेंट हो, तो हमारी तरफ से सर ऐसा क्या यू नो व्हाट डू वी डू बेटर दैट कस्टमर अपने पास वापस आता है? तो सर आप प्रमोटर हो, आपको पता है सर बिज़नेस कैसे करना है। बट ऐसे कोई बातें हमको बताइए जिससे इट इज़ नॉट फाइनेंशियल रिलेटेड बट क्वालिटेटिव वाइज़ 2-3 अच्छी चीज़ें जो हम दूसरों से बेहतर करते हैं। तो उसके बारे में बताइए। यस सर, डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। तो ये सर जो हम जो अभी हम जो कस्टमर की डिजाइन और जो ईपीसी करने से पहले हम जो डिजाइन करते हैं, जो कस्टमर के अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर समझ के हम जो डिजाइन और सिस्टम दे रहे हैं, तो बाकी सब कॉम्पिटिटर से थोड़ा बहुत जनरेशन हम थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं अभी, क्योंकि डिजाइनिंग हमारा इतना पावरफुल है, डिजाइन पार्ट हमारी कंपनी का। और दूसरा पार्ट जो है वो सर्विस का पार्ट सर इतना अच्छा है
कि हम 48 आवर्स में कस्टमर को सर्विस देते हैं। तो हम पिछले 11 साल से ये ट्रैक रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं, 12 साल से, पिछले लास्ट 12 ईयर से। तो उसी वजह से रिपीटेड वर्क और एक इम्प्रेशन ही मार्केट में क्रिएट होती है। जैसे कि हमने स्टील इंडस्ट्री में काम किया, तो कोई एक स्टील इंडस्ट्रीज का काम करने के बाद मल्टीपल स्टील इंडस्ट्रीज के काम हमारे पास आते हैं। वैसे ही अलग अलग सेगमेंट में हम काम करते जा रहे हैं और वहां से रिपीटेड ऑर्डर आते रहते हैं सर। बिल्कुल। तो आई थिंक बेसिकली ट्रैक रिकॉर्ड भी इम्पोर्टेंट है, उसी के बाद कस्टमर यस को सर। ज़्यादा कंफर्ट रहता है। तो अच्छा है। सर नाउ अभी मेरे को बताइए, मैंने फाइनेंशियल्स देखे सर, बहुत ही बढ़िया नंबर आपका FY 24 के लिए आया, करीबन 52 करोड़ का रेवेन्यू, जो पिछले साल 30 करोड़ था। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो सर आपका 5 करोड़ के ऊपर आ गया है, जो पिछले साल मुश्किल से 28-29 लाख था। तो पहला सवाल सर, ये इतना बड़ा इंप्रूवमेंट किस कारण से हुआ? ज़्यादा ऑर्डर आ गए, या आपका एग्जीक्यूशन अच्छा था, कि आपको अच्छे कस्टमर से अच्छी प्राइसिंग मिली? सर इसके बारे में बताइए, व्हाट वाज द रीजन फॉर सच अ शार्प इंक्रीज? और आगे आने वाले साल में, अगेन विदाउट गिविंग नंबर, अभी हम FY 25 में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, सर आपको क्या लगता है कि ये परफॉर्मेंस हम मेंटेन कर पाएंगे, या उससे भी अच्छा दिखाने का पोटेंशियल रखते हैं? सर हम डेफिनेटली ये परफॉर्मेंस मेंटेन कर पाएंगे। और पिछले साल और इस साल में सर हमारा वर्क भी बढ़ा है, काफी काम भी बढ़ा है, टर्नओवर भी पुशअप हुआ है। और दूसरा एक बेनिफिट हमें ये भी मिला कि मॉड्यूल के प्राइस जो थे वो थोड़े लास्ट ईयर से कम हुए हैं। और जो ईपीसी के टोटल प्रोजेक्ट के प्राइस है वो इतने कम नहीं हुए हैं। तो उसका बीच का परसेंटेज रेशियो जो है वो हमने इस बार कन्वर्ट किया प्रॉफिट मार्जिन में सर। और नहीं, डेफिनेटली अगले सालों में सर यही मेंटेन करके आगे अच्छा रिजल्ट सर हम देंगे। नहीं, बिल्कुल बढ़िया। सर मेरे को एक बात बताइए, मैं देख रहा था कि अपना जो रेवेन्यू है वो 30 से 50-52 करोड़ हो चुका है। सर इस साल ना थोड़ा सा एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा जरूरत से ज्यादा एलिवेटेड हो गया, तो इसका कुछ स्पेशल रीजन है जो आप इन्वेस्टर्स को बताना चाहते हैं? क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि आपका जो ईपीसी का जो कॉस्ट होता है वो काफी टाइटली मेंटेन्ड होता है। तो इज इट बिकॉज ऑफ सम एडिशनल एक्सपेंडिचर जो कंपनी ने किया है, जो करना पड़ा? बेसिकली ऑर्डर्स आए तो आपको उसमें कोई खर्चा कम करने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। और आने वाले साल में सर आप कैसे वो एम्प्लॉय कॉस्ट को मेंटेन करोगे, इसके बारे में बताइए। सर इसमें क्या एक्चुअली हमने लास्ट ईयर से आपने देखा होगा, इस साल में हमने ईपीसी ज़्यादा किया हुआ है। और इस बार ईपीसी ज़्यादा करने की वजह से इस बार हमारा जो इंस्टॉलेशन और जो लेबर एक्सपेंस जो होता है वो कंपेयर टू लास्ट ईयर इस ईयर पुशअप हुआ है। तो वो ईपीसी ज़्यादा करने की वजह से वो एड ऑन हुआ है। और वो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में वो भी इनलाइन हो जाएगा। वो जो बाकी सब कंप्यूटर के जो भी है उसके इनलाइन हम मैच कर लेंगे उसको। ठीक है। नहीं, आई थिंक बढ़िया, आई थिंक ये बहुत अच्छा क्लेरिफिकेशन आपने दिया। दूसरी बात, मेरे को बताइए सर, देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो बढ़िया है, लेकिन पिछले 2 साल से मैं देख रहा था, जो नॉर्मली मार्केट में एनालिस्ट देखते हैं वो देखते हैं कि भाई कंपनी में कैश फ्लो जनरेट होता है कि नहीं। अभी मेरे को एक बात बताइए, सोलर का धंधा तो वैसे भी कॉम्पिटिटिव है, मैं जानता हूँ कि वर्किंग कैपिटल ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अभी मेरे को बात बताइए, ये जो पब्लिक इशू हम कर रहे हैं, पैसा उठा रहे हैं, इसके बाद होपफुली अगले साल, दैट इज FY 25 ऑनवर्ड्स, कैन वी एक्सपेक्ट कि भाई कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव करेगी? क्योंकि पिछले 2 साल से तो ये नंबर नेगेटिव है। तो इसके बारे में आप क्या तो सर करें? डेफिनेटली हम पॉजिटिव करने वाले हैं कैश फ्लो। और पिछले साल तो सर इसलिए नेगेटिव रहा था कि हमारा थोड़ा इन्वेंटरी स्टॉक हमने थोड़ा बढ़ाया था। पर इस साल कैश फ्लो ये आईपीओ भी ला रहे हैं, तो उसका पैसा जो आएगा और दूसरा भी हम वो मेंटेन करके अगले साल डेफिनेटली वो कैश फ्लो पॉजिटिव में इनलाइन। इनलाइन कर देंगे सर। बिल्कुल नहीं, अधिक बढ़िया। अभी सर आईपीओ की बात हुई है, तो सर थोड़ा सा आईपीओ के बारे में बताइए। आईपीओ बेसिकली कभी खुल रहा है, कितना बड़ा आईपीओ है, और वो क्या ऑब्जेक्टिव है? ये पैसा हम जो उठाएंगे वो ज्यादातर कहाँ पे कंपनी यूटिलाइज करेगी? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर आईपीओ S25 को पब्लिक के लिए आ जाएगा। और उसका फर्स्ट को लिस्टिंग है आईपीओ का। और एक्चुअली आईपीओ का ऑब्जेक्टिव हमारा मेन यही है सर, एक वर्किंग कैपिटल के लिए, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग के लिए, उसके लिए है। और दूसरा हम खुद से एक सोलर पावर प्लांट एक डिजाइन करके इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, जो सबसे यूनिक और अलग हो, जो हमारे हम कस्टमर बेस जो नए हैं और जो पुराने जिसको एड ऑन करना है उसको दिखा सके, एक सेट बेंचमार्क सेट कर सके कि इस क्वालिटी से सोलर पावर प्लांट लगना चाहिए। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजाइन है, उसके लिए हम ये एक सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं। तो उसके लिए वो वर्किंग थोड़ा फंडिंग यूटिलाइज होने वाला है। तो मोटा मोटी हम कितना इंडस्ट्री पैसा उठा रहे हैं सर, अगर मैं पूछूं? सर 31 CR। अराउंड 31 ईयर। अराउंड 31 करोड़ CR। और ये सोलर या प्लांट जो आप लगा रहे हो, बेसिकली ये कैप्टिव पावर के लिए है, या कस्टमर्स को ये आप बना के दोगे? आई मीन इसका मेन नहीं रीजन नहीं नहीं, क्या नहीं। वो कैप्टिव के लिए है सर, कैप्टिव के लिए है। पर थोड़ा हम मार्केट में कुछ अलग सा करना चाहते थे,
तो वो अलग से पावर प्लांट डिजाइन जिससे कुछ बेंचमार्क सेट हो और बाकी के जो आने वाला जो फ्यूचर है उसमें भी कुछ ऐसे प्लांट्स बने तो जिससे क्या है कि एग्रीकल्चर को भी बेनिफिट मिले और ये सोलर को भी चले दोनों, तो ऐसे कंबाइन एक प्लांट बना रहे हैं सर हम। अच्छा, ओके, नहीं ठीक है, बढ़िया। सर अभी जब वर्किंग कैपिटल की बात हुई है, मेरे को बताइए नॉर्मली हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है, आपने बोला गवर्नमेंट, रेसिडेंशियल और कॉर्पोरेट्स का अलग अलग पेमेंट साइकिल होता है, बट मोटा मोटी ऑन एन एवरेज हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल कितने दिन का होता है, वेदर इट इज 90 डेज, 120 डेज, या मेरे ख्याल से इट इज मोर और लेस अराउंड 100 डेज। तो हमारा पैसा कितना जल्दी एक बार कस्टमर को सर्विस देने के बाद वापस हमें आता है, वो मेरे को पूछना है। सर इट अराउंड 60 to 90 डेज के अंदर हमारा पूरा पेमेंट साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जो नॉर्मल रेंज के साइज के ऑर्डर्स होते हैं, जो या डेफिनेटली जो बिगर साइज के ऑर्डर होते हैं जहाँ पे इंस्टॉलेशन टाइम ज्यादा लगता है, तो 120 डेज तक वहाँ पे साइकिल्स लगता है। बाकी जनरली 60 to 90 डेज के अंदर हमारा पेमेंट साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है विथ वर्क कंप्लीशन। और एक सवाल जो रिलेटेड है, आप जो बता रही है सोलर प्लांट आप लगा रहे हो, तो ये सोलर प्लांट होपफुली सर हम FY25 में कमीशन होके देखेंगे या उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा? ये जो प्लांट है काफी यूनिक है, तो विल इट बी ऑपरेशनल इन द करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, दैट इज FY26? यस, करंट ईयर ही हो जाएगा सर। ओके, तो FY25 में ही हमको देखने को मिलेगा। सर आखिरी सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम हर प्रमोटर को पूछते हैं, हम सारे लोगों ने कोविड देखा है, कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, बट अगर हम कोविड को छोड़ दें तो हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? आई मीन आपने अभी बिजनेस खड़ी कर दी है, कस्टमर आ रहे हैं, बिजनेस ग्रो हो रहा है, अभी तो सारी अच्छी बातें सुनने को मिल रहा है, बट ये धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है और हमने ये रिस्क अभी तक कैसे मैनेज किया है? सो इफ यू कैन टेल मी सर, इसमें अगर जिंदा रहना है, ये इंडस्ट्री में फ्लरिश करना है, तो कौन से ऐसे रिस्क है जो आपको बराबर कंट्रोल में रखने? सर बाकी सब रिस्क तो नॉर्मल है, इतने वो ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में एक रिस्क यही होता है कि हमारी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो डिमांड के सामने सप्लाई बहुत लिमिटेड हो जाता है कई बार। तो एक फेज साल में कभी ऐसा आता है कि जब डिमांड ज्यादा है लेकिन मटेरियल सप्लाई बहुत कम हो रहा है, तो उस टाइम के पीरियड में इंस्टॉलेशन प्रोसेस, प्रोजेक्ट कंप्लीशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, हाँ, टाइम टेकिंग हो जाता है, तो उस टाइम पे वो थोड़ा दिक्कत आती है। तो वही एक रिस्क फैक्टर हमारी इंडस्ट्री में है जो अभी दिक्कत हो रहा है। सर जैसे कि फरवरी में एक योजना लॉन्च हुई जो ये प्रधानमंत्री वाली, तो उसके बाद में जो प्रधानमंत्री वाला जो है, तो प्रधानमंत्री वाला जो योजना स्टार्ट हुआ तो रेगुलेटरी कंसर्न्स क्या होंगे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई पॉलिसी चेंज किया? सोलर इंडस्ट्री में अभी तो सब कुछ पॉजिटिव ही लग रहा है, अभी तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन आगे चल के अगर कोई रेगुलेटरी चेंज आ गया तो वो हमको कितना इम्पैक्ट कर सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तो पुश कर रही है, अगर ऐसा कोई चेंज आया तो विल इट बी अ रिस्क फैक्टर फॉर अस? सर रेगुलेटरी तो इतना इम्पेक्ट नहीं करेगा सर एट अ टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सब्सिडी गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि हम सब्सिडी आपको ये कम कर देंगे या बंद कर देंगे, तो उस टाइम पे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पे या फिर रेसिडेंशियल ऑर्डर्स पे इफेक्ट आ सकता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कॉमर्शियल और उसमें इतना इफेक्ट उसका नहीं आएगा। इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और रेसिडेंस में भी सर अब अवेयरनेस आ गई है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वेरी वेल सेड। एनीवे सर, दोनों जिग्नेश भाई एज वेल एज पंकज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने को। मेरी तरफ से सर बेस्ट विशेस आपको, आपके पूरे मैनेजमेंट टीम को, और सर IPO के लिए भी बेस्ट विशेस। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर, यू सर, थैंक यू। थैंक यू।